कुछ आवाज है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा, नंबर 1 है। जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, हमारा राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य पूरे देश में बेरोजगारी पर नंबर 1 है। नंबर 1 पर है इस समय। अगर हरियाणा का जो प्रतिशत बेरोजगारी के तौर पे निकाला जाए तो 34.5 कुछ ऐसा निकलता है इस समय। तो आप देखोगे भी आज के युवाओं में, हरियाणा प्रदेश में भी अगर बात करें तो काफी निराशा का भाव छाया हुआ है सरकार के प्रति, ऐसे ऐसे नेताओं के प्रति जो लोगों को तरह तरह के आश्वासन देकर सत्ता में आए थे। ठीक है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि घरों को अलग प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए गए थे उस दौर में, उस समय। लेकिन वे तो केवल आश्वासन ही सिद्ध हो पाए, और दो चार घरों की तो बात दूर, पूरे के पूरे शहर को ये सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इस तरह से राजनीतिक बड़े बड़े सपने तो जनता को दिखाते रहते हैं, पर जनता को सिवाय बुलावे और धीरज के वो कुछ भी नहीं दे पाते। आपने देखा भी होगा, जब 2014 में सेंटर में बीजेपी की सरकार आई तो उनके मैनिफेस्टो में ये दिया गया था कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल आम जनता को 40 रुपए मिलेगा। जो डीजल है, डीजल 30 रुपए की कीमत उस मैनिफेस्टो में दिखाई गई थी। लेकिन आज आप देखोगे भी, आज पेट्रोल डीजल ने क्या बिल्कुल इनके जो दाम हैं आसमान छुए हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत आपको भी पता है। और पेट्रोल डीजल की बात तो छोड़ो, बाकी अगर बात करें, बाकी बातें भी, चाहे वो आपका मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे वो डिश रिचार्ज हो, या फिर कोई अन्य सुविधा हो। अब अगर खाद दवाइयों की बात करें तो एक आम आदमी को, एक किसान को जिस समय डीएपी खाद की आवश्यकता थी, उस समय तो डीएपी खाद उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया। उस समय उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही थी। और अब किसान भाइयों को अगर यूरिया खाद की आवश्यकता है तो अब यूरिया नहीं मिल पाता। यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार बिल्कुल भी। तो ये जो तरह तरह के अपने मैनिफेस्टो में ये जो दल है, चाहे वो एक बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पे सभी दलों से बात है। तो क्या हो जाता है जब ये राजनीतिक लोग अपनी कही गई बातों पर खरे नहीं उतर पाते तो आम जनता के मन में निराशा का जो भाव है वो छा जाता है। ठीक है। तो उसी राजनीति पर इन्होंने, ये जो आजकल की जो राजनीति है, उस दौर में जो राजनीति थी, आज भी वही राजनीति देखने को मिलती है, उस दौर में भी वही राजनीति देखने को मिल रही। तो उस पर अपनी जो लेखनी है कवि दुष्यंत कुमार जी ने चलाई है, क्योंकि ये इस प्रकार की राजनीति से काफी निराश थे। इनके मन में निराशा का भाव विद्यमान था। तो ये यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र भारत के यथार्थ का, कटु यथार्थ के विषय में बताया है कि स्वतंत्रता पश्चात के बाद भी निराशा और आम आदमी के जो दुख है वो ज्यों के त्यों है। पहले भी ऐसे ही उनके मन में निराशा रहती थी, और आजादी प्राप्ति के बाद भी उनके मन में ये जो निराशा है ये ज्यों के त्यों है। उनके जो दुख है, उनके दुख, आम आदमी के दुख दूर नहीं कर पाई ये जो सरकारें हैं, ये जो नेता लोग हैं, ये जो राजनीतिक लोग हैं। ठीक है। इस तरह से एक तरह से विरोधाभास है इन पंक्तियों में। और ये जो अगर बात करते हैं हम, तो इन्हें
अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो शांत रस विद्यमान है इन पंक्तियों में, इस गजल में, या पंक्तियां लगा ले, प्रसाद गुण उर्दू शब्दों का प्रयोग है। इस प्रकार से ये जो काव्य सौंदर्य है इन पंक्तियों का, अगर इसमें से कुछ प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि इस गजल में कवि ने क्या विचार प्रकट किए, कैसे विचार प्रकट किए, किस प्रकार के विचार कवि के हैं। तो इसमें कवि ने राजनीतिक और समाज में फैली जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को समाप्त कर कोई नया विकल्प खोजने के विषय में कवि अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है, फिर आगे अगर बात करते हैं, आजादी को प्राप्त कर लेने के बाद क्या निश्चित हुआ था, क्या तय हुआ था। आजादी को प्राप्त कर लेने के बाद यही तय हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए सुख सुविधा रूपी जो चिराग है वो प्रदान किए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कभी आज की कौन सी स्थिति बताना के इच्छुक है, कभी आज की कौन सी स्थिति बताने के इच्छुक है। कभी यही बताना चाहते हैं कि आज तो स्थिति ऐसी बन गई है कि घर तो क्या पूरे शहर को भी रोशनी रूपी जो दीपक है वो, यानी कि सुख सुविधा रूपी जो दीपक है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। अब राजनीतिक जनता को क्या क्या दिखाते रहते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं वो राजनीतिक लोग जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते रहते हैं, तरह तरह के लुभावने बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए वो एक तरह से ये हमारे प्रतीकात्मकता है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों से हमें और आम जनता को अपने आप को बचाना है। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरी गजल देखिएगा आप। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरखत, दरखत का मतलब है पेड़, और साया, साया का मतलब होता है छाया। इस गजल में भी दुष्यंत कुमार जी ने समाज और राजनीति के क्षेत्र में फैली जो अव्यवस्था है उसी पर व्यंग्य किया है, क्योंकि कवि का मानना है कि योजनाएं तो तरह तरह की बनाई जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप, उन योजनाओं को वास्तविक रूप बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और इस तरह से सुख और सहारा देने की बात करने वाले ये दुखों का कारण बन जाते हैं। तो देखिए इस गजल की व्याख्या देखिएगा आप। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार जी बताते हैं कि जो दरख्त, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वृक्षों को इसलिए लगाया जाता है ताकि धूप न लग पाए, लेकिन आज उन्हीं वृक्षों की छाया में अगर बैठते हैं तो उस छाया में भी, वृक्षों की छाया में भी क्या लगती है, धूप लगती है। इस तरह से कवि बताना चाहते हैं, कवि चाहता है कि अब यहाँ से सदा के लिए हमें चले जाना ही हमारे लिए बेहतर है। अर्थात कवि ने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र की अव्यवस्था के विषय में कटाक्ष किया, लक्षणा शक्ति का सारा लिया कवि ने, और जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए, जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन लेकिन वही सुविधाएं आज जनता के दुख का कारण बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जनता को तरह तरह की सुख सुविधाएं तो उपलब्ध कराने की कोशिश करती है सरकार या फिर राजनीतिक लोग, लेकिन आप देखोगे कि अदालतों की स्थापना जो की गई है वो इसलिए की गई ताकि लोगों को न्याय मिल सके, लेकिन होता क्या है, विपरीत होता है।
उचित प्रकार से ठीक तरह से लोगों को अदालतों में ठीक तरह से न्याय नहीं मिल पाता, चक्कर काटते रहते हैं, तारीखों पे तारीख मिलती रहती है। और जब तक रिश्वत नहीं दी जाती किसी आम आदमी को, ये जो अदालत है, अदालत के दरवाजे तक का नहीं पता होता, उसे पता ही नहीं क्या तो कैसे तो ये प्रक्रिया चलती है, कैसे नहीं चलती है, आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। और अगर उच्च वर्ग की बात करें तो उच्च वर्ग पैसे देकर अपने काम निकलवा लेते हैं, और आम आदमी ऐसे ही, आम आदमी जो है, आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और जो अस्पतालों की स्थापना की गई वो चिकित्सा के लिए की गई थी, परंतु आज अदालतों में तो न तो न्याय मिल पाता, न ही अस्पतालों में ठीक तरह से चिकित्सा मिल पाती है। अब आप देखोगे अधिकतर लोग क्या हैं भारत देश में, ज्यादातर 70% की अगर बात करें तो 70% लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों से ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटलों से। अगर आज बात करें, अगर किसी महिला को बच्चे को जन्म देना है तो वो सरकारी अस्पताल में न जाके एक प्राइवेट अस्पताल में जाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देखते हुए, वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को देखते हुए वे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट की ओर भागना पड़ता है, प्राइवेट की ओर दौड़ना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से लोगों को अपनी सुविधाओं से ही दुखों की प्राप्ति होने शुरू हो जाती है, और इसका कोई विकल्प तो हमें अवश्य ही निकालना पड़ेगा। जब अपने वृक्ष छाया जब अपने वृक्ष छाया देने की अपेक्षा धूप का अनुभव कराने लग जाएं तो वहां से चले जाना ही बेहतर समझना है, बेहतर होता है। आधार मेरा जो कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखिए, राजनीतिक क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखना बेकार की बात है, व्यर्थ की बात है। ये लोग सिर्फ तरह तरह की दिलासा दिलाते रहते हैं, तरह तरह के झूठे वायदे करते रहते हैं, लेकिन ये समाज की ओर, आम व्यक्ति की ओर बिल्कुल भी नहीं देखते। एक बार सत्ता प्राप्त हो जाए तो सत्ता प्राप्ति के बाद ये आम व्यक्ति को, अपनी उस राज्य को ये बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इस तरह से नेताओं ने शासन संभाला था, तो जनता का, ये जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग इस शासन को संभालते तो इसलिए हैं ताकि जनता को तरह तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त करा सके, लेकिन होता इसके विपरीत है, होता इसके बिल्कुल विपरीत है। वे सुख देने के बजाय आम जनता को क्या करते रहते हैं, तरह तरह के दुख पहुंचाते रहते हैं, और दुखों का एक बड़ा कारण बन जाता है आम जनता के लिए। आप देखोगे अभी पिछले 15-20 दिनों की बात अगर करें तो अपने हरियाणा में की बात अगर करते हैं तो अपने हरियाणा में क्या हुआ कि जो हमारे बुजुर्ग है, ताऊ देवीलाल जी ने एक योजना शुरू की थी कि भाई बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, 300 रुपये, 200 रुपये। उस दौर में जब वो प्रधानमंत्री बने थे भारत देश के, तो उस समय 88-89 की बात है, तो उस समय ये योजना शुरू की एक तरह से, ये कि ताकि वो बुढ़ापे में एक सारा बन सके, किसी से मांगना ना पड़े, जो भी है जैसे भी उनकी सोच रही है, एक अच्छी सोच थी। लेकिन अभी अपनी जो अपने राज्य की जो सरकार है, उन्होंने क्या किया
करीबन 28 या 30,000 व्यक्तियों की जो पेंशन है वो काट दे, और ये हवाला देकर कि वही इनकी जो आय है वो 2 लाख रुपए से ऊपर है। और इस तरह से इन व्यक्तियों को, इन महिलाओं को ये जो सुविधा है, ये इस सुविधा का, इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अब देखो 30,000 जो 28-30,000 लोगों की जो पेंशन कटी, उसके साथ कितने हजार लोग और बाकी जुड़े होंगे। कहीं ना कहीं आप देखते भी हो, अगर कोई आप टेस्ट देते हो, कोई भी परीक्षा देते हो, उस परीक्षा में अगर आपने काफी मेहनत की है और फिर उस परीक्षा का परिणाम समय पर नहीं आ पाता, तो आपके मन में कितनी निराशा छा जाती है। या फिर उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और आपको लगता है कि ये जो परीक्षा मेरी ये काफी अच्छी गई है, उसमें आपके उत्तीर्ण होने की संभावना काफी रहती है। हाँ, तो इस तरह से ही कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत है ही। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो गजलें हैं, इन गजलों में इस प्रकार की बातें बताई गई हैं। बाकी करेंगे कल, आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो, हेलो, जागृति मैडम। हाँ जी, हाँ जी सर। बच्चे तो है नहीं, चलो ठीक है, फिर आप ओवर कर ओके। दीजिए। आपके पाठ्यक्रम में जो गजल के रूप में कविता है, दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित ये कविता है, ये जो गजल है, तो आज इसी पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम दुष्यंत कुमार जी का जीवन वृत्तांत जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी का जो जन्म है वो सन 1933 में बिजनौर जिले में राजापुर नवादा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये सामान्य जन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले कवियों में अग्रणीय कवि रहे हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की थी। आकाशवाणी और भाषा विभाग में से लेकर आदिम जाति विभाग तक में इन्होंने काम किया है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये भाषा विभाग भोपाल में सह निदेशक के पद पर भी इन्होंने काम किया। सन 1975 ईस्वी में हृदय की गति रुक जाने से इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, साय में धूप, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्फाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दूरी जिंदगी। इन रचनाओं में सूर्य का स्वागत विशेष उल्लेखनीय रचना रही है इनकी। इसमें एक युवा वर्ग के, इसमें एक युवा व्यक्ति, एक युवा कवि के व्यक्ति नहीं, एक युवा कवि के व्यक्तिगत द्वंद्व को इन्होंने प्रकट किया है। आवाजों के घेरे में कवि की सामाजिक चेतना, आवाजों के घेरे में कवि ने सामाजिक चेतना को मुखरित किया है। और एक कंठ विस्फाई में जो ये जो रूढ़ियां हैं, जो धीरे धीरे ये परंपराएं हैं, ये समाप्त तो हो रही हैं, अंधविश्वास है, इन अपनी लेखनी चलाई है। यानी कि ये जो रूढ़िया परंपरा और अंधविश्वास हैं, इनका विरोध किया एक कंठ विस्फाई में। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार की जो मैंने आपको बताई। और इस रचना में जीवन के नवीन मूल्यों की स्थापना पर भी बल दिया इन्होंने। और उन इनकी गजलों में आधुनिक मनुष्य की जटिल से जटिल संवेदनाओं की भी अभिव्यक्ति मिलती है। जैसा कि कवि ने बताया है कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे,
मेरे बाद तुम्हें ये मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। होले होले पाँव हिलोले, होले होले पाँव हिलावे, जल सोया छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। जैसा अन्य काव्य पंक्ति के माध्यम से भी कवि ने बताया है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये कवि परिचय है। अब जो इस कविता का सारांश है, कविता का सारांश देखिएगा। दुष्यंत कुमार की जो गजल है हमारे पाठ्यक्रम में, ये साय में धूप नामक कविता से ली गई है। और कवि की विशेष मनी इसमें, इन गजलों में कवि की मन स्थिति को प्रकट करती है ये गजलें, क्योंकि इन गजलों के माध्यम से कवि ने जो कवि का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करे। कवि राजनीति की व्यवस्था से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उसके शासन में पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका है और इस तरह से खुद शासन ही कष्टकारी बन गया है लोगों के लिए। यहाँ तक कि यहाँ के लोग इतने दबे कुचेले हैं कि वे मजबूरी की आखिरी हद तक भी चले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं करते। वे तो खुदा के नाम पर कुछ हसीन सपने मन में संजो कर रखते हैं और उनके मन में ये बात एक तरह से मजबूती के साथ समा चुकी है कि शासन में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि कवि इन शोषित लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला प्रकट करना चाहता है, सुलगाना चाहता है। और इस तरह से कवि का दृढ़ निश्चय है कि वह अधिकारों के लिए, सच्ची आजादी के लिए हमेशा ही संघर्ष करता रहेगा। तो ये इस कविता का सारांश है। ये इस कविता का एक तरह से उद्देश्य लगा लीजिएगा, प्रतिपाद लगा लीजिएगा। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें हमें इस कविता में देखने को मिलेंगे। तो पेन पेंसिल आप लोग साथ में रखना। शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तय, तय का मतलब होता है निश्चित। चिरागा, चिराग दीपक, एक तरह से दिवाली, दिवाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैसर, मैसर का मतलब होता है उपलब्ध होना, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको अगर प्रसंग की बात करें तो ये जो प्रस्तुत शेर हैं, ये जो प्रस्तुत गजल है हमारे पाठ्यक्रम में, ये दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित है। और ये गजल उनकी साय में धूप नामक गजल संग्रह से संकलित की गई है, संकलित है, वहां से ये ली गई है। इसमें कवि ने राजनीति, इस गजल में कवि ने राजनीति और समाज में फैली अव्यवस्था को समाप्त कर कोई ना कोई नया विकल्प खोजने के बारे में विचार किया है, लोगों को प्रेरित किया है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार जी इन गजलों के माध्यम, इस गजल के माध्यम से कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि राजनीतिक अव्यवस्था के विषय में बताते हुए कहते हैं कि देश की आजादी को प्राप्त कर लेने के जिस टाइम, जिस समय देश को आजादी प्राप्त हुई, तो उस समय एक बात तय की गई थी कि प्रत्येक घर को रोशनी प्राप्त होगी। प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए जो सुख सुविधा रूपी चिराग है वो दिए जाएंगे। जो यहाँ पर जो चिरागा जो शब्द है, ये यहाँ पर
समाज की सुख समृद्धि के का प्रतीक है। जो चिरागा शब्द आया है, चिरागा, ये किस चीज का प्रतीक है? समाज की सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह से कवि बताते हुए कहते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था, देश ने आजादी प्राप्त की थी, तो आजादी प्राप्त करने के बाद एक बात निश्चित हुई कि प्रत्येक घर को सुख सुविधाएं, प्रत्येक घर में रोशनी फैलेगी। जो ये सुख सुविधा रूपी जो चिराग है, ये उन्हें प्रदान किए जाएंगे। लेकिन हालात ऐसी बन गई कि प्रत्येक घर तो क्या, घर की बात तो क्या करे, शहरों को भी जो ये सुख सुविधा रूपी जो चिराग है, ये उपलब्ध नहीं हो पाए। रूपक अलंकार है पहली पंक्ति में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। कान चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यानी कि जो